राधे राधे मेरे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जो अपनी एमपीपी सीरीज चल रही है एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आज उसमें पढ़ेंगे 5 सितंबर 2023 5 सितंबर 2023 की शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें मैथ प्लस रीजनिंग के जो भी 65 क्वेश्चंस हैं, जितने भी, आज उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। अभी ये कुछ जीएस के क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के और जीएस के। तो अभी 26 क्वेश्चन नंबर 36 से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो 34, 35 और ये 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो मैथ और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है असंगत शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? पंख, पर, सूंड और पूंछ। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताओ, पंख, सूंड और पूंछ, ये तीनों किसमें होती है? जानवर में। लेकिन ये फर तो अलग है ना, फर तो अलग ही चीज है। तो फर एक पेड़ भी होता है, पेड़ का नाम भी होता है, और कई और दूसरी भी चीज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर जानवर की बात की जाए तो जानवर में पंख, सूंड और पूंछ ये तीनों आती हैं, तो ये सब असंगत हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें बोला गया है, दिए गए आरेख में समचतुर्भुज पेड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी ये ट्री समचतुर्भुज। वृत्त फूलों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त किसका करता है? फूलों का। लो, एफ बना दिया मैंने। ठीक है, और त्रिभुज फलों का प्रतिनिधित्व करता है। फलों यानी फ्रूट्स, एफ आर कर दिया है मैंने फ्रूट्स का। ठीक है, ये त्रिभुज। अब क्या बोला है? कौन सा अक्षर उस पेड़ को दर्शाता है? यानी पेड़ मतलब इसको दर्शाता है। कौन सा अक्षर उस पेड़ को दर्शाता है जिस पर केवल फूल उगते हैं लेकिन फल नहीं उगते? जिस पर केवल क्या होता है? उगते हैं, फूल उगते हैं, यानी फ्लावर उगते हैं, फल नहीं उगते। दोनों में कॉमन क्या है? जी। ऑप्शन नंबर ए, जी, यही तो होगा। ठीक है ना। आगे देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मानव, बच्चों और वयस्कों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? अब दोस्तों एक बात बताइए, मानव यानी ह्यूमन, ह्यूमन में कौन कौन आता है? बच्चे और वयस्क दोनों अंदर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये क्या हो गया? ये मानव। ठीक है, इसमें से एक क्या हो जाएगा? बच्चा। एक क्या हो जाएगा? वयस्क। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखें तो अब दोस्तों ये जो कटिंग वाले सवाल हैं, पेपर फोल्डिंग वाले। ठीक है, तो मैं इसमें एक बता रहा हूँ आपको, और भी जो भी 4-5 क्वेश्चंस होंगे वो आप अपने आप कर लेना, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो नॉर्मल आप कर ही लोगे। ठीक है ना, तो मैं एक को बता देता हूँ। अब दोस्तों ये एक साइन है, पहले एक ऐसे करके ये पूरा पेपर हुआ करता था। ठीक है, फिर वो पहले वो ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया, फिर वो ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया जब वो इतना बचा तो। ठीक है, जब वो इतना बचा तो ऐसे फोल्ड किया, और उसके बाद में जब ऐसे फोल्ड किया तो अब लास्ट में बचा कितना है? ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, इसे भी थोड़ा हटा देता हूँ। जब ये इसे खोलेंगे, ऐसे करके ऐसे खोलेंगे, तो ये ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है, अब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, होगा कि नहीं? ठीक है? देखो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं आगे जो भी, इनको मैं छोड़ दे रहा हूँ, इनको आप कर लेना, अपने आप कर ही लोगे। कर लें, सीधा सीधा दिख ही जाता है, इसमें तो दिख जाता है। अब इसमें देखो, विषम शब्द का चयन करना है। क्या क्या लेटर्स दिए? ए, सी, एफ, ए और ओ। अब दोस्तों ए कौन से नंबर पे आता है? 1। सी कौन से नंबर पे आता है? 3। एफ कौन से नंबर पे आता है? 6। के कौन से नंबर पे आता है? 11। और ओ कौन से नंबर पे आता है? 15। ठीक है, अब इसमें से विषम चयन करें तो अगर हम स्वर और व्यंजन का व्यंजन को देखें तो इसमें 2 स्वर हैं और 3 व्यंजन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब एक काम करो, इसका अपन ऐड करके देखते हैं, तो इसमें कितने का अंतर है? डिफरेंस देखें इनका, तो इसमें 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 5 का अंतर, 6 और 5 11, इसमें कितने का अंतर है? 5। अब दोस्तों देखो, इसमें क्या, अगर विषम का चयन करना है इसमें, तो विषम ये हो गया जब ये सीरीज बन रही है, जब यहाँ पे 2, जब यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर, तो यहाँ पे 4 का अंतर होगा, तो यहाँ पे 5 का अंतर होगा। तो के की जगह क्या आएगा? जे आना चाहिए था के की जगह। तो कौन सा गलत हो गया? के गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये गलत हो गया। 43 में देखो, इसमें बोला है विषम शब्द का चयन करें, यानी एन, ई, क्यू, आर, टी, पी, डब्ल्यू, एन और जेड, एम। ठीक है, आप इसमें भी क्या विषम का ही चयन करना है। तो एक बात बताओ, एन कौन से नंबर पे आता है? 14, क्यू 17, टी 20, डब्ल्यू 23 और जेड
26, T 20 पे, R 18 पे, P 16 पे, N 14 पे और M 13 पे। अब एक बात बताओ, 14 3 17, 17 3 20 और 3 23, 23 3 26, मतलब एकदम ठीक है। इसे देखो 20 माइनस 2 18, 18 में से 2 है, 16 में से 2 है, 14, 14 में से 2 है, यहाँ पे 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 है, यानी M की जगह L आना चाहिए था, है ना। ये गलत हो गया, ZM, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे देखो तो इसमें कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूर्ण करेगी। अब दोस्तों पैटर्न पूर्ण करेगी तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आएगा, ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, यही तो होगा। कौन सी पूर्ण करेगी, ये ऑप्शन नंबर ए, बस हो गया, ये आप कर लेना, ठीक है। ये तो आप कर ही लोगे, ये भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वैसे ही दिख रहा है ये, सी तो ऑप्शन वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि और तो सब उल्टे बने हुए हैं पहले से ही, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है 48 56, ठीक है, 21 24 और 63 72 और 77 और 88, ठीक है। अब इसमें भी क्या करना है, विषम संख्या का चयन करना है, मतलब तीन किसी प्रकार से क्या होंगी, सेम होंगी, समान होंगी तीन। अब एक बात बताओ, 3 7 21 और 3 8 24, यानी 3 का इसमें भाग लगाएं तो ये 7 बार जा रहा है और ये कितनी बार जा रहा है, 8 बार, ठीक है। 9 का इसमें लगाएं तो 9 7 63 और 9 8 72, 11 का इसमें लगाएं तो 11 7 77, 11 8 88, लेकिन कोई भी संख्या दोस्तों ये 48 और 56 ये 7 और 8 बार नहीं कर रही, तो ये असंगत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आगे देखें तो इसमें बोला है उस वर्ग का चयन करें जो वैनारिक का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अब ये दिया हुआ है, मतलब ये बड़ी चीज होगी, उसमें दूसरी चीज आती होगी और दूसरी चीज में एक और चीज आती होगी। ये अब पहला ऑप्शन क्या दिया हो, स्कूल कक्षा ब्लैक बोर्ड, मतलब स्कूल में कक्षा ये स्कूल हो गया, जैसे SCH स्कूल, ये क्या हुई, कक्षा यानी क्लास, और क्लास में फिर आगे क्या बोला, ब्लैक बोर्ड, क्लास में अंदर ब्लैक बोर्ड आ गए, बस हो गया क्या, आया मजा, हो गया क्या, ब्लैक बोर्ड, यही हो गया। मैं सोचा और चेक करने पड़ेंगे, तो पहले ही मिल गया, ठीक है। इसमें बोला है भाषाएं और फ्रेंच और जर्मन। दोस्तों फ्रेंच फ्रेंच और जर्मन ये दोनों लैंग्वेज है, ये दोनों क्या है, लैंग्वेज, तो ये दोनों लैंग्वेज है, लेकिन है तो ये भाषा, सॉरी लैंग्वेज को हिंदी में भाषा बोलते हैं, तो है तो ये भाषा ही, ठीक है ना। भाषा में ये दोनों आ गई, ये क्या हो गया ऊपर वाला भाषा, ठीक है, इसमें ये दोनों आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें भी विषम चयन करना है, विषम का चयन करना है, तो EI 5 यानी 5 9 13, FJ 6 10 14, GKQ यानी 7 11 और 17, LPT यानी 12 16 और 20, ठीक है, ये इनकी कोडिंग हो गई। अब इसमें अंतर देखें तो 5 और 4 9, 9 और 4 13, 6 और 4 10, 10 और 4 14, ठीक है, 12 और 4 16, 16 और 4 20, लेकिन इसमें 7 और 11 17 में इसमें ये सेम नहीं बैठ रहा है, यानी 7 और 4 11, लेकिन 11 और 6 17, यानी ये गड़बड़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें विषम हो गया, तीन एक प्रकार से सेम हो गए। अब इसमें बोला है भाई एक बिल्डिंग में, ये थोड़ा कुछ छोटा छोटा सा लग रहा है, तो देख लेना थोड़ा जूम करके। एक बिल्डिंग में 1 से लेकर 7 तल हैं, इस प्रकार है कि ग्राउंड फ्लोर प्रथम तल और उसके बाद दूसरा तल, इसी प्रकार आखिरी तल 7वां होता है। मतलब मान लो ये कोई बिल्डिंग है 7 6 5 4 3 2 1, ये उसके तल हैं, ठीक है, नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 7। क्या बोला है, 7 तलों पर 7 व्यक्ति KNDSP और AR और A प्रत्येक फ्लोर पर रहते हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रहते हैं। अब लेकिन यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ है, पढ़ो यहाँ से आगे, के चौथे तल पे रहता है, यानी के चौथे तल पे रहता है, ये चौथे तल पे रहता है, ये अपने लिख लिया, ठीक है। आगे क्या बोला है, PAR के तुरंत नीचे तल पर रहता है, यानी AR कहीं पर होगा, उसके ठीक नीचे क्या होगा, P, ठीक है। क्या बोला, AR दूसरे और 7वें फ्लोर पर नहीं है, यानी जो AR है वो 7वें और दूसरे फ्लोर पे नहीं है। अब दोस्तों अगर AR दूसरे और 7वें फ्लोर पे नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो AR यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या फिर AR यहाँ पे हो सकता है,
हो सकता है ना? मैं अभी ऐसे दूर लिख देता हूँ। ईयर कहाँ-कहाँ पे हो सकता है? ईयर 7 पे नहीं हो सकता और 2 पे नहीं हो सकता। यानी ईयर यहाँ पे हो सकता है ईयर और 3 पे ये ईयर हो सकता है। अभी हो सकता है, मैंने कंफर्म नहीं बोला है। ठीक है, आगे और चेक करते हैं। अब आगे का जब यहाँ पे ईआर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? पी। और जब यहाँ पे ईआर होगा तो यहाँ पे होगा पी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? आगे देखो, डी किसी विषम तल पर नहीं रहता। जो डी है वो किसी विषम तल पे नहीं रहता। यानी ये विषम है, ये भी विषम है। तो कहीं गड़बड़ कर दी। क्या बोला? एन डी के तुरंत ऊपर के तल या तुरंत नीचे वाले तल पर रहता है। एस सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है। एस कौन से पे रहता है? सबसे ऊपर वाले तल पर नहीं है, तो ए पी के ठीक नीचे रहता है। अच्छा एक बात बताओ, इससे थोड़ा तो मैं डाउट हो रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से बनाता हूँ। इसको मैं फिर से बनाता हूँ तो अच्छी तरह समझ आएगा। थोड़ा ऐसे अरेंज कर दूँ और तो ध्यान से कहाँ से पढ़ना है? के चौथेवे तल पे रहता है। के कौन से तल पे रहता है? चौथे पे। के यहाँ पे रहता है। अब क्या बोला है? पी ए आर के तुरंत नीचे तल पे रहता है, यानी ए आर के ठीक नीचे कौन सा होगा? पी। ठीक है, आगे क्या बोला? ए आर दूसरे या सातवें फ्लोर पे नहीं रहता। ए आर या तो या मतलब ए आर का मतलब ये वो दूसरे और सातवें फ्लोर पे नहीं रहता। तो दोस्तों इसमें दो प्रायिकता मतलब दो चीजें और बन सकती हैं। जब ए आर दूसरे और सातवें पे नहीं रहता तो या तो ए आर छठवें पे रहता होगा या फिर ए आर तीसरे पे रहता होगा। क्योंकि अगर ए आर एक पे होगा तो फिर नीचे वन नहीं आ पाएगा, सॉरी पी नहीं आ पाएगा। तो या तो ए आर छठवें पे रहेगा या ए आर तीसरे पे रहेगा। ठीक है ना, ये दो कंडीशन हो गई। अब क्या बोला? ए आर के ठीक नीचे पी रहता है। अगर ए आर इस पे आएगा तो इसके नीचे पी होगा और यहाँ पे ए आर आएगा तो इसके नीचे पी होगा। ठीक है ना, तो ये अभी कंडीशन है। आगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है? ए आर डी किसी विषम तल पर नहीं रहता है। यानी डी है जो किसी विषम तल पे नहीं रहता। जब डी किसी विषम तल पे नहीं रहता तो डी कहाँ पे हो सकता है? डी अगर मान लो अपन इस वाली कंडीशन को देखें, इस वाली कंडीशन को, तो डी किसी विषम तल पे नहीं रहता। तो डी कहाँ पे हो सकता है? डी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और अगर इस वाले में देखें तो डी कहाँ पे हो सकता है? ये तो के है ही पहले से चौथे पे। ये तो चौथे पे के है ही। ठीक है, तो डी कौन से पे हो सकता है? विषम तल पे नहीं हो सकता। तो डी कहाँ पे होगा? ये डी होगा। ठीक है ना, अब दोस्तों आगे देखो, आगे क्या बोला है? एन डी के तुरंत ऊपर के तल या तुरंत नीचे वाले तल पर नहीं है। एन है वो डी के तुरंत ऊपर या नीचे वाले तल पे नहीं है। यानी एन अगर इस वाली कंडीशन में देखें तो एन यहाँ पे भी नहीं है, एन यहाँ पे नहीं है, तो एन कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और अगर इस वाली कंडीशन में देखें तो एन ऊपर और डी के ऊपर और नीचे वाले तल पे नहीं रहता, तो एन कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या बोला है? एस सबसे ऊपर तल पे नहीं है। जब एस सबसे ऊपर तल पे नहीं है तो एस कहाँ पे होगा? यहाँ पे। इस वाली कंडीशन में देखें, इस वाली कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में देखें एस सबसे ऊपर तल पे नहीं है तो एस किसी में भी हो सकता है, दोनों में से। क्या बोला? ए पी से ठीक नीचे किसी तल पर नहीं है। ए है वो पी से ठीक नीचे किसी भी तल पे नहीं है। लेकिन ये तो दोस्तों ए, अगर बताओ इसमें ये बोला है ए पी से ठीक नीचे किसी तल पे नहीं है, लेकिन ये तो इसमें नीचे आ रहा है। यानी ये कंडीशन तो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, ये वाली कंडीशन सही होगी, ये वाली कंडीशन ठीक होगी। यानी ए पी के किसी ने मतलब ए पी से नीचे किसी तल पे नहीं है। ये तो बस सिर्फ एक ही बचा, तो ये तो यहाँ पे आएगा ही। ये अपना पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, मैंने थोड़ा समझाने की वजह से ये किया है, थोड़ा टाइम लगा है। आप इसे 40 से 50 सेकंड में कर लोगे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसमें पूछो, देखो क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? एस सम संख्या वाले तल पे रहता है। क्या बोला? एस सम संख्या, गलत है। एस विषम पे रहता है इसमें। डी पांचवें तल पे रहता है, डी गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। पी डी के तुरंत नीचे रहता है, पी डी के तुरंत नीचे रहता है। पी और डी बहुत अंतर है, ये भी गलत है। क्या बोला है? ई आर विषम संख्या वाले तल पे है। ई आर विषम संख्या वाले तल पे, एकदम ठीक है। यानी डी एकदम ठीक है। आगे 53 में देखें तो 53 में दोस्तों यही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? अब इसमें बोला है एस पांचवें फ्लोर पे रहता है और ई आर तीसरे फ्लोर पे रहता है। देखो, एस पांचवें फ्लोर पे रहता है, एकदम ठीक। ई आर तीसरे फ्लोर पे रहता है, एकदम ठीक। दो ऑप्शन मैच कर गए। ठीक है, तीसरा देखो, एन दूसरी मंजिल पे रहता है और के चौथी मंजिल पे रहता है। अब के चौथी मंजिल पे रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें बोला एन दूसरी मंजिल पे, लेकिन एन तो पहली मंजिल पे है। यानी तो ये एकदम गलत हो गया। यानी कौन सा गलत होगा?
ये गलत हो गया तो यही विषम हो गया, गलत ही तो पूछा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ठीक है, आगे देखें आप तो क्वेश्चन नंबर 54 में इसमें बोला है राजू ए से चलना प्रारंभ करता है, वह 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। राजू मतलब कोई स्थान है ए, यहाँ से स्टार्ट करता है और 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, 10 मीटर चला वो पूर्व की ओर। ठीक है, और बिंदु बी पर पहुंचता है, यहाँ पे कहाँ पे आ गया, बिंदु बी पर। आगे बोला है वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है, 270 डिग्री। अब दोस्तों मान लो ये अगर इसका मुंह यहाँ पे है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, अगर वो यहाँ पे देख रहा है, अगर वो 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा यानी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, 180 डिग्री यहाँ पे आएगा और 270 डिग्री कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। नहीं, अब इसका चेहरा किस किस तरफ होगा, इधर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दक्षिणावर्त घूमता है और 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलेगा और वहां पे पहुंच गया बिंदु सी पर। उसके बाद क्या बोला है, फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और बिंदु डी पर पहुंच जाता है, बिंदु डी पर पहुंच जाता है। क्या बोला, यदि बिंदु डी से 90 डिग्री दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, यहाँ से 90 डिग्री दाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चलता है। पूछा क्या है इसमें, बिंदु बी और डी के बीच की न्यूनतम दूरी। अच्छा एक बात बताओ, जब बी और डी के बीच की न्यूनतम दूरी पूछी, मतलब ये वाली दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आगे क्यों देखना करके, हटाओ इसे। और दोस्तों ये वाली दूरी दी हुई है, ये दूरी कितनी है 15 और ये कितनी दी हुई है 20, तो ये वाली दूरी तुमसे पूछी हुई है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें तो ट्रिपलेट ही लग रहा है, 3 और मतलब 3 4 5, 3 का 5 गुना करेंगे तो 15, ठीक है, 5 का 5 गुना करेंगे तो 25 और 4 का 5 गुना करेंगे तो 20, यानी 15 और 20 ये है, तो ये कौन सी हो जाएगी 25, सीधा का सीधा। ये ट्रिपलेट लगी 3 4 5 की। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे बताया ट्रिपलेट, तो 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, 15 का स्क्वायर 225, इन दोनों को ऐड करो 600, तो 625, 625 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 625 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 25, 25। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो, दिए गए चित्र में आयत टेनिस खिलाड़ी को, जो आयत है वो क्या क्या दर्शाता है, टेनिस खिलाड़ी को यानी टी। ठीक है, त्रिभुज फुटबॉल खिलाड़ी को दर्शाता है, यानी जो ट्रायंगल है वो क्या, फुटबॉल खिलाड़ी को, और वृत्त बास्केटबॉल को दर्शाता है। अब क्या बोला, कितने केवल बास्केटबॉल और टेनिस खिलाड़ी हैं, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है। बास्केटबॉल और क्या बोलते हैं, टेनिस खिलाड़ी है, लेकिन क्या नहीं है, फुटबॉल। तो यानी 23 है बास्केटबॉल और टेनिस, और बास्केटबॉल और टेनिस क्या है, ये 7 भी है। तो 23 और 7 कितने हो गए, 30, यानी ऑप्शन नंबर 30 खिलाड़ी ऐसी हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं, लेकिन वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब बोला है एक रेफ्रिजरेटर यानी एक फ्रिज का मूल्य 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, अरे क्या पढ़ रहा हूँ, एक फ्रिज का मूल्य जो 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, 13% प्रतिवर्ष की दर से मूल्यह्रास होता है। द वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेटर विच वॉज परचेज 3 years ago appreciates at 30% per annum if its present value is 7650 for how much was it purchased। ठीक है, इसमें मतलब कोई फ्रिज है जो 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, ठीक है, वह 13% प्रति वर्ष की दर से उसमें कमी, मतलब उसकी प्राइस में कमी आती है। तो यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है 7650, तो इसे कितने में खरीदा गया था। ठीक है, खरीदा कितने में गया था। अब दोस्तों एक बात बताओ, 13% कोई मान लो कोई वस्तु 100% है, उसमें अगर 13% की कमी आएगी तो वो कितनी हो जाएगी 87%। ठीक है, और मान लेते हैं वो वस्तु कितनी एक्स, ठीक है, पहली साल कितनी है बची, 13% की कमी आई तो 87%, दूसरे साल भी 87/200 और तीसरे साल भी वही सेम रहेगी। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 7650, 7650। तो कितने में खरीदा गया था, बस इस तरह से काट देना और ये नीचे जाके मतलब इनका ये जो नीचे 100 करके ये 3 वैल्यू दी हुई है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 87 से कट जाएगा तो पॉइंटर में जाएगा, तो थोड़ा वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो आप इसे कर लेना। ठीक है, अब 57 में बोला है ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 11 और 12। ठीक है, ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 11, सॉरी, ए बी की वैल्यू 11 और 12, बी सी की वैल्यू की 11 और 12, 11 और 12। अब ए बी सी का मान निकालना तो बगल वाले से भर देते हैं, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, 11 के 11 मल्टीप्लाई होगा तो 180 और 121, और 11 का 12 में करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 2
13 यानी 132, 12 का 144, तो ये क्या आ गया 121, 132, 144 ऑप्शन नंबर बी। और इससे अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि ई की जो वैल्यू 11 और 12 दी हुई है, इसके नीचे फिर बी और सी का मान कितना दिया हुआ 11 और 12, ठीक है। तो 11 का 11 मल्टीप्लाई हुआ तो 121, ये किसका आ गया मान 121 यानी ए का। जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये एक ए का आया है, जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 का 12 में तो ये किसका आ जाएगा बी का यानी 132 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी का यानी 144, ठीक है। आगे देखें तो ए से बी का अनुपात 4:7 है और बी से सी का अनुपात 2:3 है। यदि ए 800 के बराबर है तो वही दोस्तों वही सवाल है ए बी सी। ए से बी का अनुपात 4:7, बी से सी का 2:3, बगल वाले से भर दो तो 4 दूनी 8, 7 दो 14, 7 21। हाँ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 800 के बराबर है। जब 8 की वैल्यू 800 दी हुई है यानी इंटू 100, तो किसकी पूछी है सी की पूछी है, तो 21 गुणा 100 कर दो 2100 ऑप्शन, ठीक है। आगे देखें तो इसमें बोला है कितने वर्षों में 4,000 रुपए की राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 1440 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा। अब दोस्तों मैंने ये सवाल कई बार बताया है तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा 1440 गुणा 100/4000 गुणा 12। मैंने पिछली वीडियो में काफी बार बताया ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 से ऐसे काटेंगे तो 12 बच जाएगा, 4 से ऐसे काटेंगे तो 3 बच जाएगा, तो कितना समय आ गया 3 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखें इसमें बोला ये ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों कोई धनराशि मान लेते हैं 100 रुपए है, तो वो कितनी गुनी हो रही है 4 गुनी, यानी 400 हो रही है, ठीक है। 400 हो रही है, रेट कितनी है 10%, तो ऐसा ही कितना आया, ऐसा ही 300 आ गया, 300 ही तो ऐसा ही आया, लगा दो 300 गुणा 100 बट्टे 10% के हिसाब से, और मूलधन कितना था 100 माना था अपने, जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना समय आया 30 ईयर्स यानी 30 साल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 968/7 मीटर लंबा और 615/9 मीटर चौड़ा है। तो इसका अच्छा आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का। अब दोस्तों इसके देखो ये कैसे करेंगे 968/7 गुणा 615/9, या 615 9 से कट जाएगा, 5 1 6, 6 6 12, ये 3 से कटेगा 9 से नहीं कटेगा। और इसे देखें तो 7 2 1 7 बचा 2 7 21 बचे 5, ये भी नहीं कट रहा। ऑप्शन देखो 56 75 96/56, 67 16/78, ये दिया है 48। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो 9 का 7 में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 63, और यानी 9 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो 63 और 968 गुणा 615, यही तो होगा। अब एक बात बताओ, इसमें ऑप्शन देख रहे हैं तो एक ही ऑप्शन में 63 दिया हुआ है, ठीक है, और ऊपर ये वैल्यू दी हुई, तो आंसर इसका यही होगा। और अगर मतलब आंसर ये 48 78 तो हो ही नहीं सकता, ये तो कैसे ही होगा जब नीचे है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता 78 तो, ठीक है। अगर ये 56 और 48 की बात की जाए, इन दोनों में से कोई एक और हो सकता था, तो वो क्यों होगा जब ये संख्या कट ही नहीं रही है आपस में, तो जब 7 से ये कट ही नहीं रहा है तो ये तो पूरा का पूरा रहेगा ना, ठीक है ना। मान लो अगर ये 3 से कट भी जाता, अगर जैसे जैसे 9 को 3 से काट देते, 615 को 3 से काट देते, तो भी 21 का मल्टीपल रहता। 21 का मल्टीपल इसमें से कौन सा है, 63 ही है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। क्यों करके देखना जब हो ही रहा है काम तो वैसे ही। अब बोला 135 का 540 का कितना, 135 540 का कितना परसेंट, 135/540 गुणा 100 हो गया, लो जीरो से जीरो गया और काट दो, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 5 10, इसे काटेंगे तो इससे ये जाएगा 5 बार, 27 5 135, 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, लो ले जाओ, हो गया आपने। आगे देखो अमित और अनिल ने 2.5 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 4,000 रुपए और 48 रुपए उधार दिए। यदि अनिल ने अमित से 40 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त किया, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक काम करते हैं, इसमें ब्याज अपना रेट मान लेते हैं 1%, ठीक है। रेट कितनी मान लेते हैं 1%, राशि कितनी थी 4,000, अमित की राशि कितनी थी, अमित और अनिल
अनिल की राशि कितनी थी 4800। अब एक बात बताओ दोस्तों, जब रेट 1% है तो और 2.5 वर्ष के लिए बोला है, तो 2.5 वर्ष के लिए ये कितना हो जाएगा? मतलब अमित की अगर देखें 2.5 वर्ष के लिए देखा है तो ये कितना हो जाएगा? इसका 2.5% ही तो आएगा, ठीक है। और अगर इसका देखें 1% के हिसाब से 4800 का मतलब अनिल का, तो इसका भी 2.5% होगा, इंटरेस्ट 2.5% ही तो आएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब इसका 2.5% निकालेंगे तो ये 3 जीरो कट जाएंगे, परसेंट हटेगा तो, और 25 चुक 100, यानी वैल्यू कितनी आ गई 100। ये क्या आ गया इसका? इंटरेस्ट। जब इसे काटेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 25/10 यानी यही तो होगा 48 गुना 25/10, ठीक है। अच्छा हम 25 5 दूनी 10, इससे काटेंगे तो ये 24 5 120। इसका इंटरेस्ट कितना आया 120, इसका इंटरेस्ट आया 120। अब दोस्तों क्या बोला है, यदि अनिल ने अमित से 40 रुपए अधिक ब्याज दिया, लेकिन यहाँ पे ब्याज कितना दे रहा है 20 रुपए ज्यादा। 20 की वैल्यू कितनी दी हुई सवाल में 40, एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 2, तो एक की वैल्यू निकालनी है 1% की, अपने रेट ही तो पूछा है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई आगे हो गया खेल। देखो जब वार्षिक ब्याज दर x% से x-2% हो जाती है तो संजय के सालाना 29.6 रुपए का नुकसान होता है। जब x बराबर 10 हो तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, x% और x-2% हो जाती तो उससे कितना का अंतर पड़ता है 29.6। जब x% करेंगे तो 10 और x-2% करेंगे तो 8%, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है 2, 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 29.6, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0, ठीक है। 2 धम 0, सॉरी 2 एकम 2, वैसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 1 2 8 16, इसे काटे तो 14.8 और इंटू 100 भी तो करेंगे, जब उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 14.8 गुना 100 तो कितना हो जाएगा 1480, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो 65 में 4 5 16 के चतुर्थानुपाती और 4 16 के मध्यानुपाती का योग है, यानी 4 5 16 का चतुर्थानुपाती और 4 16 का मध्यानुपाती का योग पूछा है। अब दोस्तों 4 5 16 का अगर चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो 5 गुना 16/4, यही तो हो जाएगा। ये क्या होता है फॉर्मूला, ए डी गुणा बी सी, सॉरी ए डी बराबर ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी, ठीक है। तो बी गुणा सी कर ही दिया मैंने, तो इसकी जगह ये 4 आ गया, प्लस 4 और 16 का मध्यानुपाती यानी 16 गुणा 4 √, यही तो हो जाएगा। 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना आ गया 20 और 16 चौक 64, 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8, यानी कितना हो गया 28, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी ऑप्शन नंबर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो, इसमें बोला है राहुल एक महीने में 80,000 रुपए कमाता है, यानी उसका वेतन कितना है, इनकम है उसकी 80,000 रुपए। आगे बोला है वह घर के किराए पे 15% खर्च करता है, वह शेष राशि का 12% बचाता है, तो उसका कुल व्यय पूछा है। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब वो 80,000 में खर्च कर सॉरी 80,000 कमाता है, उसमें से 15% जब घर के खर्च पे कर देता है, तो घर पर जब वो खर्च करता है तो उसके पास कितनी वैल्यू बची, मतलब कितनी उसके पास राशि बची। 80,000 का 10% 8,000 और 4% सॉरी 5% कितना होता है 4,000, तो कितना कम हो जाएगा 12,000, यानी 80,000 का 15% कितना होगा 12,000। तो जब इसमें से 12,000 माइनस करेंगे तो उसके पास कितनी राशि बची 68,000, ये उसके पास राशि बची। अब क्या बोला, वह शेष राशि का 12% बचाता है, यानी 68,000 में से उसने 12% बचाया, तो उसका कुल व्यय पूछा है, तो उसने कुल खर्चा कितना किया। एक बात बताइए, जब 12% उसने खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा 88%, ठीक है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 680 गुणा 88, 8 8 64, 6 8 6 48 और 6 54, 0 4 5 0 4 8 और 9 और 5, 59,840 रुपए उसके पास उसने यहाँ पे खर्च किए हैं, मतलब 12% को बचाने से पहले। और उसने 12,000 पहले भी तो खर्च किए घर पे, जिसमें 12,000 और ऐड कर खर्चा पूछा है 0 4 8 और 9 तो 11 1 7, 71,840, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखो इसमें बोला है एक जुआरी खेल के लिए जाता है, खेल के नियम इस प्रकार हैं कि पहले राउंड के लिए प्रवेश मुक्त है, पहले राउंड के लिए क्या मुक्त है प्रवेश, ठीक है। दूसरी लाइन में लिखा हुआ है दूसरे राउंड में उन्हें प्रत्येक राउंड के लिए 121 देना होता है, दूसरे राउंड में से प्रत्येक राउंड के लिए कितना देना होता है 121, ठीक है।
आगे बोल रहा है यदि वह एक राउंड जीतता है तो उसके पास कुल राशि का 10% मिलता है। यानी जब वो एक राउंड जीत जाएगा तो उसे कुल राशि का कितना मिलेगा? कुल राशि का उसे मिलेगा 10%। ठीक है, जब वो एक राउंड जीत जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? अगर वह हार जाता है तो उसे अपने सारे पैसे देने होंगे। वह हार जाता है तो उसको अपने सारे पैसे देने होंगे। उन्होंने 2 राउंड खेले और तीनों में जीत हासिल की। 2 राउंड खेले और तीनों में जीत हासिल की और 13,31,00 रुपए मिले। अब दोस्तों तीनों में जीत हासिल की तो उसने मतलब 3 खेले, 1, 2 और 3, उसने ये 3 खेले। अब दोस्तों क्या बोल रहा है? पहले राउंड के लिए प्रवेश मुफ्त है। प्रवेश मुफ्त है तो मान लेते हैं उसने X रुपए के साथ प्रवेश किया। अब प्रवेश मुफ्त है ही और वो जीता। पहले राउंड मतलब उसने जीता, विन किया। तीनों जब जीती हैं तो उसने सब क्या किए? विन। पहला विन किया तो विन करने पे क्या बोला है? वह एक राउंड जीतता है तो उसे कुल राशि का 10% मिलता है। यानी जब मान लो वो 10 रुपए का लेके गया, X की वैल्यू मान लो अगर 10 रुपए वो लेके गया तो उस पे X रुपए लेके गया था। तो उससे जब 10% का लाभ होता है तो 10% फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 10/100 यानी 1/10। 10 पे कितने का लाभ हो रहा है? 1 का, तो वैल्यू कितनी हो गई? 11/10। ठीक है, ये हो गई पहली बार में। अब दूसरी बार में क्या बोलता है? वह से उसके पास राशि कितनी हो गई? इतनी। लेकिन 121 रुपए उसे राउंड पे देने भी तो पड़ेंगे दूसरे राउंड पे। तो ये 121 उसने दिए। लेकिन दोस्तों फिर से वह जीत गया। फिर से वह जीत गया तो उसे क्या हो गया? 11/10 हो जाएगा। ठीक है, एक ही तो जीतेगा 10 पे, मतलब 10% मिलता है जीतने का, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तीसरा राउंड देखें तो तीसरे राउंड में उसके पास कितने राशि थी पहले से? 11 गुणा 11/10 माइनस 121 और गुणा में 11/10। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी जब उसे ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी तो माइनस के 121। ठीक है, फिर से वो जीतेगा तो उसके पास वैल्यू कितनी होगी? 11/10। ठीक है, इसकी ही वैल्यू जो मैंने ये बड़ा कोष्ठक में जो अंदर ये सब है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 13,31,00। ठीक है, ये दी हुई है, बस सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों आगे बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे, इसे आप कर लेना, अब तो कर ही लोगे, नॉर्मल है, इजी है अब तो। ठीक है, अब ये देखो इसमें बोला है मान ज्ञात करें, तो किसकी वैल्यू पूछी है? कॉस 660 की। अब दोस्तों एक बात बताओ, मैं तुम्हारे सामने ये बनाता हूँ। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, इसमें बोले तो इसमें क्या होता है? सभी पॉजिटिव होते हैं। मैं कोऑर्डिनेट समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसमें ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब एक बात बताओ, जब दोस्तों ये 660 दिया है, 660 दिया हुआ है, तो अपने को किसका मान निकालना? कॉस 660 का वैल्यू पूछिए। तो जब एक बार ये पूरा चल जाएगा तो वो यहाँ पे आके कितना चल जाएगा? यहाँ पे अगर यहाँ से उसने स्टार्ट किया है ऐसे करके ऐसे चलना, तो यहाँ पे आके वो कितना चल जाएगा? 360 चल जाएगा। यानी 660 में से वो 360 जब चल दिया तो उसके पास अब कितनी बची? 300 बची। ठीक है, अब वो 300 फिर से चलेगा। जब वो यहाँ से फिर से 300 चलेगा तो 90, 180, 270 और इसके बीच में आएगा। इसके बीच में ही तो आएगा, यानी 270 और 200 मतलब 270 और ये 0 डिग्री के बीच में आएगा। यही तो आएगा। यानी तो क्या हो जाएगा? 360 माइनस के ये 300 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस के 60 बराबर 300, तभी तो होगा। हो जाएगा ना? तो कॉस 360 माइनस 60 तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 60 की वैल्यू निकालो बस। और कॉस इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है कॉस इसमें। कॉस 60 क्या हो जाता है? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। बस हो गया। अब इसमें बोलो, वो देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 69। ठीक है, 69 में बोला एक घनीय बहुपद और एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या बोला है? घनीय बहुपद में ई एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को यानी जीरोज में से एक माइनस एक है, तो अपने दो शून्य को जीरोज का गुणनफल है। अब दोस्तों एक पहली बात सबसे पहले सुनिए,
जो घनीय बहुपद होता है उसे अपन किस रूप में लिखते हैं, ए एक्स क्यूब, यानी उसमें घात कितनी होती है 3। और जो क्या बोलते हैं बाइनोमियल होता है ना, उसमें कितनी होती है घात, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल यानी द्विपद होता है, द्विपद में कितनी घात होती है 2, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं, इसकी क्या होती है, जो नॉर्मल ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब और उसकी बात की जाए बाइनोमियल की, उसकी सिर्फ इतनी होती है, ठीक है। तो अभी अपन पॉलिनोमियल की बात करें तो उसे छोड़ो, ठीक है। अब इसके अगर शून्यक या मूल की बात की जाए, शून्यक या फिर क्या मूल, तो मूल कौन कौन से होते हैं इसमें, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसमें मूल्यों का योग पूछा जाए, इसका मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है। तो इसका मूलों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपन ए, ठीक है। और मूलों का अगर गुणनफल पूछा जाए, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, इसके मूलों का गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर क्या होता है, माइनस के डी बट्टे ए, ठीक है, इसे याद रखना। और दो मूलों के गुणनफल का योगफल कितना होता है, दो, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, शॉर्ट में लिख ही देता हूँ पूरा याद, का गुणनफल, ठीक है। अब तीसरी चीज देखें तो दो मूलों के गुणनफल का योगफल कितना होता है, दो मूलों के गुणनफल, दो मूलों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बट्टे टी, इससे याद रखना, ठीक है, इसे याद रखना। अब दोस्तों इसमें क्या बोला है, दो शून्यकों में से जीरो में से एक है, मतलब एक शून्य को उसमें एक माइनस का एक दिया है, जब एक शून्य माइनस का एक दिया तो अपन मान लेते हैं अल्फा बराबर माइनस का एक, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसका गुणनफल देखें, इसमें गुणनफल की ही तो बात की गई है, तो अल्फा गुणा बीटा गुणा इंटू अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर क्या दिया है, माइनस का डी अपन ए, ठीक है। तो अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर माइनस का डी अपन ए, ठीक है। इतनी चीज समझ आ गई आपको। अब एक काम करते हैं, अल्फा की जगह माइनस का एक रख देते हैं, ठीक है। तो माइनस का एक गुणा बीटा गुणा गामा बराबर माइनस का डी अपन ए, ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये बीटा गामा बराबर डी बट्टे ए, ठीक है, इतनी चीज बची। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब इसकी इसकी इससे अगर तुलना करें, इसकी इससे तुलना अगर करें तो इसमें देखो एक्स क्यू की वैल्यू यहाँ पे जो कांस्टेंट क्या होगा, इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू एक होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर बी की वैल्यू यहाँ पे पूछी जाए तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू ए दी हुई है। सी की वैल्यू अगर इसमें देखी जाए तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है बी, ठीक, और डी की वैल्यू क्या दी हुई है सी, डी की वैल्यू दी हुई है सी, ठीक है। ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो बीटा गुणा गामा बराबर डी की जगह क्या रखेंगे सी, और ए की जगह क्या रखेंगे एक, तो बीटा गुणा गामा बराबर क्या हो गया सी, ये अपने पास आ गई, बीटा गुणा गामा बराबर आ गया सी, ठीक है। अब दोस्तों अपन क्या करेंगे, अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो सीधा का सीधा। अब अगर इसमें एक्स की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू पुट करो, सॉरी एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू ही तो है जो अपने अल्फा अल्फा बराबर माइनस एक माना था, ठीक है। एक्स बराबर माइनस का एक यही तो लिया था। जब इसे पुट करेंगे तो इसकी जगह पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक प्लस इसकी जगह क्या बचेगा, माइनस एक का स्क्वायर होके प्लस का ए, ठीक है। जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का बी, माइनस का बी तो हो जाएगा, बी एक्स की जगह रखेंगे तो माइनस का बी, ठीक है। और सी की जगह रखेंगे तो सी की जगह क्या हो जाएगा, सी की जगह सी, सी की जगह तो वो वही है ही पहले से, बराबर क्या हो जाएगा जीरो, सी की जगह क्या हो जाएगा सी,
क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। प्लस का सी बराबर 0, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, जब सी यहाँ पे है, ठीक है, ये इधर जाएगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का बी और माइनस का ए और प्लस का 1, यही तो हो जाएगा, ये हो गया। अब सी की जगह अपन क्या रख दो, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, गुणनफल ही तो आया इन दोनों का, यानी बीटा गुणा गामा बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस के ए प्लस 1, यही तो हो गया, बी माइनस के ए प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें बोला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात बहुपद पूछा है, यानी कि जिसकी घात 2 हो, ये होगा एन एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस के ये 27 दिया हुआ है, यानी वो यही तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन से में, नंबर बी में यही मैच कर रहा है और कहीं नहीं। आगे बढ़े तो 71 में बोला है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, किन दो संख्याओं का। अब दोस्तों दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए तो क्या लिखा है, 33 भागित 11 प्लस के 44 माइनस का 1 गुणा 22 बराबर 13, ये दिया हुआ है। तो मैं दोस्तों 22 और 33 को आपस में बदल के देखता हूँ, 33 की जगह क्या रख रहा हूँ 22, और 22 की जगह क्या रखूंगा 33 बराबर 13, ठीक है, करके देखता हूँ, 11 दूनी 22, 2 प्लस 33 एकम 33, 44 में से 33 माइनस करेंगे तो 11 बराबर 13, यानी 11 2 13 हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 72 में बोला है, दिए गए विकल्प में से गलत बॉक्स संख्या का चयन करें जो कि पेपर एक्स की दी गई शीट से बने बॉक्स के समान नहीं है। और दोस्तों बने बॉक्स के समान नहीं है तो पी का उल्टा क्या है आर, क्यू का उल्टा क्या है एस और हैज का उल्टा क्या है एन, ठीक है, ये उल्टा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्यू एस ये दोनों है और आर, ठीक है भाई। दूसरे में बोला पी क्यू, पी क्यू, ये दोस्तों एकदम ठीक है, ये एकदम सही बन रहा है। इसे देखें तो हैज आर और पी। अब दोस्तों ये देखो ये दो सेम है, ये दो सेम है, लेकिन ये एकदम सही है, मतलब ये दोनों गलत हैं। तो इसमें क्या पूछा है, ए पर दी गई बॉडी बॉक्स के समान नहीं है, यानी गलत पूछा है, यानी 1 और 3 समान नहीं है, तो 1 और 3 हो गया समान नहीं है। आगे बोला है इसमें दोस्तों अब वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू नहीं सॉरी साइन बदल दी, ठीक है, साइन बदल दो, चेंज कर दो। साइन अगर चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या दी हुई 126 गुणा 14 प्लस के 9 माइनस के 5 भागित 6, ये पूछा है, ठीक है। तो प्लस की जगह क्या करेंगे, प्लस की जगह करेंगे माइनस, ठीक है, और गुणा की जगह क्या करेंगे भाग, यहाँ पे क्या करेंगे भाग, और भाग की जगह क्या करेंगे प्लस और माइनस की जगह गुणा। तो 126 यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। 14 निम्न 126 और 9 5 45 प्लस के 6, 9 6 15, 45 में से जब 15 माइनस करेंगे तो माइनस का 30, माइनस का 30 ऑप्शन नंबर है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 9 6 15 यानी देखो मैं तुम्हें बताऊँ, माइनस के 45 प्लस के 15 तो क्या हो जाएगा माइनस का 30 हो गया, ठीक है। आगे देखो 74 में बोला है, श्री रवि और प्रियंका ने शुक्रवार 4 फरवरी 2005 को अपनी वर्षगांठ मनाई, तो वे उसी दिन अपनी अगली वर्षगांठ कब मनाएंगे। दोस्तों एक बात बताइए, 4 फेब 2005 को उन्होंने बनाई शुक्रवार को मनाई, ठीक है। उसी दिन वे अपनी अगली वर्षगांठ कब मनाएंगे, तो 7 साल बाद मनाएंगे। 7 साल अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 12, 2012 में मनाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, 2005 और 2012 के बीच में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने लीप ईयर आते हैं, लीप ईयर आते हैं 2, क्योंकि 4 जब 2008 आएगा तो 2008 में सॉरी 1 लीप ईयर आता है, 2008 में कितने लीप ईयर 2008 में 1 लीप ईयर आएगा, तो जब 2008 में लीप ईयर आ रहा है तो उसकी जगह उस दिन जब लीप ईयर में क्या 2 दिन बढ़ जाते हैं तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, यानी 2011 में वो अपनी वर्षगांठ मनाएगा, ठीक है। यानी अगर बोलूँ मैं 4 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 4 फरवरी 2006 को क्या होगा, तो वो हो जाएगा शनिवार, ठीक है। तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ता है।
यदि परसों के 2 दिन बाद रविवार है, यानी आज, कल, ये परसों के 2 दिन बाद रविवार है, यानी ये क्या है, रविवार। तो क्या पूछा है, तो कल से पहले का दिन क्या हो, या कौन सा था, यानी कल से पहले का दिन, ये वाला दिन पूछा है। तो जब ये रविवार है तो ये क्या होगा, शनि, सॉरी ये शनि, शुक्र, गुरु, ठीक है, बुध, मंगल और ये सोम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें बोला है समानता का, ए से सी पे पहुंचना है। तो दोस्तों मैं तुम्हें फिर से एक बार बताऊं, तो इसमें कौन कौन से साइन होते हैं, एक साइन ये होता है, ठीक है, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है, ठीक, एक ये होता है लेस देन, ये ग्रेटर देन का, ये इक्वल टू का, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, अपन ध्यान से समझना, मैं इसको फिर से साइन चेंज करके फिर से बना रहा हूँ। एक साइन तो ये हो गया, ठीक है, एक साइन कौन सा होगा, ये वाला, एक साइन कौन सा होगा, ये, और एक साइन होगा ये। तो जब भी ये वाला जो अपना साइन है, तो यहाँ से अपन घुसेंगे, जहाँ से मुंह खुला होता है ना उधर से अपन एंटर करते हैं। जैसे ए से सी पे पहुंचना है, तो ए से अगर सी पे पहुंचना है तो अगर ए से सी पे ऐसे पहुंच सकते हैं, अगर ये सी से ए पे जाएंगे तो नहीं जा सकते क्योंकि गेट बंद है, ठीक है, गेट बंद है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, जिधर से मुंह खुला होता है उधर से एंटर करेंगे, अगर इधर से जाना है इस वाले साइन पे देखना है तो इधर से एंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब ये वाला साइन हो, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो अपन जहां से जहां तक जा रहे हैं उनमें से एक जगह ये होना चाहिए, कौन सी जगह, एक जगह, एक जगह ये वाला साइन होना चाहिए, इजिकल टू, ये तो गेट हमेशा सबके लिए खुला ही रहता है, आओ जाओ इसे कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। अब ये वाला साइन देखो, ये वाला साइन है बड़े लोगों के लिए, जैसे एमपी एमएलए सांसद वगैरह के लिए, ये मतलब हर एक जगह इनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए इनके लिए, ठीक है। तो इनके लिए हमेशा यही गेट चाहिए, ये छोटे मोटे गेटों से नहीं जाएंगे। ये वाला जो लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, ठीक है, ये हमेशा किसके लिए, बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए, पीएम सीएम के लिए। तो ये हमेशा, हमेशा इनको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, वीआईपी, तो हमेशा इनके लिए यही गेट होना चाहिए कि ये नॉर्मल गेट से नहीं जाते। इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से अपने ए से सी पे जाना है, अब ये ए है, यहाँ से सी पे जाएंगे तो ये गेट बंद है, ठीक है, और बी पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो एकदम गलत ही हुआ है। अब सी से ए पे जाना है, सी से ए, अब सी से डी पे पहुंच रहे हैं, डी से ए पे पहुंच रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी चिन्ह हो, अब ये ऐसे खुल रहा है तो अंदर चला जाएगा, लेकिन किसी एक स्थान पे ये आना चाहिए, ये वाला चिन्ह, तो एक पे आ रहा है सी और डी के बीच में, यानी ये एकदम ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब इसमें देखें तो इसमें बोला है बाई बराबर भी, बाई बराबर भी, अब बाई ये है, बाई इक्वल टू जेड, यानी बाई से जेड पे पहुंच सकते हैं और जेड से बी पे पहुंच सकते हैं, तो यानी ये हो सकता है क्योंकि ये खुला हुआ है, इक्वल टू है। अब वाई से अगर वी पे जाना है, वाई से वी पे, तो वाई से जेड पे पहुंच रहे हैं और जेड से वी पे भी पहुंच रहे हैं, ये पहुंच सकते हैं अपन, पहुंच रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें एक स्थान पे ये वाला साइन नहीं आ रहा, किसी भी एक स्थान पे ये वाला खुल के साइन नहीं आ रहा, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, या तो निष्कर्ष एक या फिर दो आंसर करता है, ठीक है। ये थोड़ा अभी तुम्हें कम समझ में आ गया आया होगा, जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें तो आगे बोला है 78 में 440, 360, 288, और इसमें देखो ये सीरीज दी हुई है 440, 360, 288 और 224, ठीक है। अगली पूछिए, इनका अंतर पूछे तो इसका अंतर देखें तो इसका अंतर कितने का, 80 का। इसका अंतर देखें तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और ये 15, 15 में से 8 गया 7। इसका अंतर देखें तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। 80 में से 72 गया माइनस के 8, 72 में से 64 गया, सॉरी 72 में से माइनस के 8 गया तो माइनस की 64, सॉरी 64, 64 में से माइनस का 8 करेंगे तो 64 में से माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 56, ठीक है। और 56 इसमें से माइनस करो 224 में से, 224 में से 56 माइनस करेंगे तो 14 में से 6 गया 8, बचा कितना 21, 21 में से 5 गया पूरा, यानी 168, ऑप्शन नंबर सी।
एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, ये भाई एक सुनीता है। कौन है? सुनीता। सुनीता लो भाई, सुनीता एक बार बना दो। ये थी सुनीता, बड़ी डेली कमजोर सी है सुनीता, ठीक है। अब भाई सुनीता की ये सर पे मैंने दो बाल भी बना दिया, ठीक है। अब देखो आगे, सुनीता ने कहा वह रेनू की माँ है। जो सुनीता है वह रेनू की माँ है जिसका पति मेरा बेटा है। एक तस्वीर में एक लड़की की ओर, एक कोई लड़की है उसकी उसकी ओर इशारा करते हुए सुनीता कह रही है कि वह रेनू की माँ है जिसका पति मेरा बेटा है। यानी सुनीता का जो बेटा है, सुनीता का कोई बेटा है, सुनीता का कोई बेटा है। क्या बोला? इशारा करते हुए सुनीता ने कहा वह रेनू की माँ है और जिसका पति मेरा बेटा है। सुनीता उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? यानी सुनीता, यानी बेटा की वो जो रेनू है वो उसकी, सुनीता जब माँ होगी तो वो इसकी बहू होगी। रेनू, रेनू क्या होगी? बहू, ठीक है। जिसका पति मेरा बेटा, तो रेनू का पति कौन हो गया? सुनीता का बेटा। क्या बोला है? सुनीता उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? लड़की से, यानी उसकी सास। लो भाई, ऑप्शन नंबर डी। चार बच्चों का योग 60 है, 60 वर्ष है, तो उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो मान लेते हैं उसमें से एक की आयु, देखो या तो तुम ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे कर लो, ठीक है। 4 बच्चों की आयु 60 वर्ष है, एक्स एक की मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर कितना है? 4 वर्ष। तो एक की जब आयु एक्स है तो दूसरे की कितनी होगी? एक्स प्लस 4। तीसरे की कितनी होगी? एक्स प्लस 8। और चौथे की कितनी होगी? एक्स प्लस 12। ये मैंने ऐड क्यों किया है? क्योंकि उन सबका योग कितना दिया हुआ है? 60, ठीक है। अब 1 2 3 और 4, 4 एक्स प्लस 8 और 4 12, 12 24, 24 60 में से घट जाएगा। तो जब 60 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये क्या हो रहा है भाई? ये हैंग कर रहा है क्या? देखो मैं यहाँ पे करता हूँ। 4x बराबर, जब 60 में से 24 माइनस करेंगे तो 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40, और ये कितना हुआ है? 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। क्या पूछा? सबसे छोटे बच्चे की आयु, तो सबसे छोटे बच्चे की तो x ही थी, यानी 9। लो भाई, हो गया। निम्नलिखित अक्षरों में से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है? अब शब्द बनाया जा सकता है तो लेटर क्या लिखे लिखे हुए हैं? ए डी ई वी आई ई ई ओ, ठीक है। अब ई एल एम आई जी एस टी भाई, इसमें तो भाई व्यवस्था ही नहीं बन रही। एल नहीं है, एम नहीं है, ये तो होगा ही। अडॉप्टिव, ए डी ओ पी, ए डी ओ पी टी आई वी ई, ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो गया क्या? यदि दर्पण के दाईं ओर, यदि दर्पण शब्द के दाईं ओर रखा जाए तो कौन सा शब्द की दर्पण छवि बनेगी? ये दो ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, छह ऐसे बन जाएगा, ई ऐसे बन जाएगा, आर ऐसे बनेगा, ठीक है। वो तो ऐसा कैसे ही रहेगा, पांच ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, कि ये हो जाएगा, और बी ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। देखो भाई कौन से मोड़ है ऐसे, देखो 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 भाई, देखो देखो, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। लो, ठीक है। ये फिर से वही स्टेटमेंट वाला आ गया। देखो अब ये लिखा हुआ है ए से सी पे जाना है, तो इधर से इंटर करेंगे। ए इसमें कहाँ पे है? ए, ठीक है। ए से अब देखो मुंह खुला हुआ है बी की तरफ, ठीक है, बी पे पहुंच गए। बी से मुंह खुला हुआ है सी की तरफ, ठीक है, पहुंच गए। लेकिन इसमें क्या होता है, किसी भी एक स्थान पे ये वाला साइन आना चाहिए। ये आ गया, यानी ये एकदम ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, डी से बी पे जाना है, डी से बी पे जाना है, तो डी से पहले कहाँ पे पहुंचना है? सी पे, ठीक है। अब सी से जब बी पे जाएंगे तो ये साइन बदल है, बंद है, ये मतलब बंद है। बी और सी ऐसे दिया हुआ, तो ये तो सी से बी पे जा ही नहीं सकते, तो ये एकदम गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक आंसर करता है, ठीक है। ये भाई पेपर फोल्डिंग वाला कर ही लोगे तुम अपने आप, ठीक है। इसका आंसर आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बोला है 85 में 41 छात्रों की कक्षा में ममता मयंक से 8 स्थान आगे है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 41। ममता मयंक से 8 स्थान आगे है। मयंक आखिरी से 18वें स्थान पे है। तो क्रम की शुरुआत से ममता का स्थान कौन सा है? अच्छा एक बात बताओ, पहले अपन देखते हैं स्टार्टिंग से मयंक का स्थान। तो मयंक आखिरी से 18वें स्थान पे है, यानी अगर इधर से देखा जाए तो मयंक कौन से पे? ये मयंक है भाई। मयंक बाबू कौन से स्थान पे? 18वें पे। मयंक बाबू जब 18वें स्थान पे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 41, यानी वो राइट से 18वें पे है। तो 41 में एक ऐड करेंगे तो 42, 42 में से 18 माइनस करेंगे तो 12 में से हट गया 4, 3 में से गया 2, यानी इधर से वो लेफ्ट से कौन से पे स्थान पे होगा? 24 पे।
अब क्या बोला है, 41 छात्रों की कक्षा में ममता मयंक से 8 स्थान और आगे है, यानी इससे 8 स्थान और आगे है, तो 8 माइनस कर दो तो कितने स्थान, कौन से स्थान पे ममता हो जाएगी, 16वें पे, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बोला है 3/7, 9/14, 15/28 और 24/35। इसका क्या पूछा है, इसका पूछा है HCF, इसका HCF पूछा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों जब इसका अगर HCF निकालेंगे तो HCF निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर वाली संख्या का अपन क्या निकालते हैं, जब भी फ्रैक्शन में हो HCF पूछा जाए तो ऊपर वाली का निकालते हैं HCF, नीचे वाली का निकालेंगे क्या, LCM। लेकिन अगर LCM पूछा होता तो ऊपर वाली का निकालते LCM और नीचे वाले का निकालते HCF। ठीक है, डन। अब एक बात बताओ, जब ऊपर वाले का HCF निकालेंगे तो इनमें इन 3, 9, 15 और 24 में सबसे बड़ी कोई संख्या जो तीनों को मतलब चारों को विभाजित कर रही हो, कौन सी है, 9 से होगा नहीं, 3 देखो, 3 त्रिक 9 तिपाही 15 त्रिक 8 24, यानी कौन सा आएगा, ऊपर आएगा 3, HCF आ गया 3। अब देखो 7, 14, 28 और 35 का LCM, अब 7, 14, 28, 35 का LCM देखें तो 7 गुणा 5 ये 35 हो जाएगा। अब 7 चौक 28, तो इसमें 4 भी ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों 7 दूनी 14, 7 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, इसमें आ चुका है, 7 भी पहले से आ चुका है, 7 5 35 और 35 चौक 3 12 5 20 यानी 140, 3/140 हो गया। ठीक है, ये 140 LCM आ गया। अब बोला है 5 अलग-अलग रंग के बल्ब एक साथ चमकते हैं और क्रमशः 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर रोशनी करते हैं। 1 घंटे में वे कितनी बार रोशनी करेंगे? अब दोस्तों 4, 6, 8, 10, 12 जब भी ऐसा सवाल आए वो एक साथ कब जलेंगे तो उनमें अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इन सब का एलसीएम क्या हुआ? इन सब का एलसीएम 60 अगर रखें तो 60 8 से नहीं घटेगी, मतलब 120 रखते हैं। 120 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 10 से और 12, यानी एलसीएम कितना आ गया? 120। ठीक है, 120 सेकंड, 120 सेकंड में मतलब एक साथ जलेंगी तो 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट में जलेंगी, 2 मिनट में वो एक बार जलेगी। अब 1 घंटे में कितनी बार जलेगी? जब 2 मिनट में एक बार जल रही है तो 1 घंटे में कितनी बार जलेगी? 1 घंटे में 30 बार जलेगी। लेकिन दोस्तों 30 आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब वो एक बार जली होगी तो मतलब जैसे मान लो एक बार जल गई, उसके बाद जो क्या बोलते हैं 120 सेकंड बाद जलेगी, तो जो पहले वाला है वो तो अपन ने काउंट नहीं किया, तो उसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31, यानी 31 बार चलेंगे। ठीक है, आगे देखें तो आगे बोला है एक एथलीट 8 मीटर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है और मीटर, यार क्या लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है क्या, इंग्लिश में पढ़ते हैं। एन एथलीट इज स्प्रिंटिंग एट 8 मीटर सेकंड, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, 8 मीटर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट इन 6 मिनट। अब 8 मीटर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है तो 8 जब मीटर सेकंड में दिया है तो गुणा 60, यानी जब इसे मिनट में निकालना है गुणा 6। ठीक है ना, तो 8 6 48, 48 गुणा 6, 8 6 48 के 8 4 6 चौक 24 4 28 यानी 2880, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे देखो, सूरज पहले 3 बजे, यार ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। सूरज डैश फर्स्ट 90 किलोमीटर इन 3 hours and then next 200 किलोमीटर इन 5 hours. Below calculate the average speed of entire journey. ठीक है, तो इसका क्या होगा, a इंटू बी, ए प्लस बी, ये हो जाता है। ठीक है, तो टोटल मैंने क्या बताया, ए प्लस बी, ए प्लस बी बता रहा हूँ यार, तुम्हें खुद ही कंफ्यूजन। सुनो, ये जो 90 दिया हुआ है, 90 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, उसने ये दूरी तय की, तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी होगी, 290, यानी ए प्लस बी कितना हो गया, 290। लेकिन दोस्तों ये जो समय कितना लगा है, पहले 3 घंटे और फिर बाद में 5 घंटे। ठीक है, 5 घंटे, तो औसत चाल पूछिए, 5 का इसमें डिवाइड कर दो, तो 5 3 15, सॉरी 5 और 3 8, पहले कितने लगे 3 घंटे और बाद में कितने लगे 5 घंटे, यानी 290/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 24 बचा कितना 5, 8 6 48 यानी 36 करके आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बोला है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न, और कौन कौन सी लिखी है, 9/26, ठीक है, 63/181 और 78/521, और बोला है 24/89, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें से बड़ी निकालना है, बड़ी कैसे निकालेंगे,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जो भी संख्या बड़ी आ जाए उसको ले लो, जो छोटी आ जाए उसको हटा दो। फिर जो भी संख्या बचे उसका इसमें करो, उसका इसमें। फिर जो उनमें से बड़ी है उसको छोटी वाली को हटा दो, बड़ी वाली को इससे करो, इससे। ठीक है, तो इस तरह आ जाएगी, आप कर लेना। ठीक है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कोई कार किसी विशेष गति से 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है। 5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है तो उसकी चाल कितनी होगी? चाल होगी 20 किलोमीटर आगे। ठीक है, आगे क्या बोला? जबकि एक दूसरी कार उसी गति पर सेम गति पर विशेष स्थान पर 3 घंटे में पहुंचती है तो दूरी ज्ञात कीजिए। 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 20 × 3 यानी 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखें तो एक्स के किस मान के लिए 7 अंक की संख्या 56 मतलब 5656 एक्स परेशान कर रहा है। 5656 एक्स और 5 रो ये किससे विभाज्य? 72 से। 72 से विभाज्य यानी ये 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये दोनों से विभाज्य होगा 8, अगर ये 8 से पहले ये देखो 9 वाला देखो, यानी ये पीछे 8 से विभाज्य तो पीछे की 3 संख्या हम 8 से भाग जाएगा। तो रख के देखो, 5 रख के देखो। जब यहाँ पे 5 रख के देखेंगे, मैं वही ऑप्शन बता रहा हूँ, 5 रख के देखेंगे तो 8 6 48 बचे कितना? 7। बचा कितना? 7। 8 9 में 72। ये कितना हो जाए? मतलब ये पीछे वाला फॉलो कर रहा है, लेकिन अब इसमें 9 वाला भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो 5 और 6 11, 11 दूनी 22, 22। ठीक है, 22 और 2 24, 24 और 10 34। लेकिन ये 34 9 से तो कट ही नहीं रहा, यानी 5 तो रख ही नहीं सकते। 5 फेल हो गया, तो यहाँ पे 5 नहीं रख सकते एक्स की जगह। अब एक्स की जगह 4 रख के देखो, 4 से तो होगा नहीं। 7 रख के देखते हैं, एक्स की जगह क्या रख के देखते हैं? 7। ठीक है, तो 8 9 में 72 और 3 8 चौक 32। ठीक है, अब इसे 9 से काट के देखें तो 7 और 2 9, ये हो कट चला जाएगा। 5 और 6 11, 11 बचेगा कितना? 2। ठीक है, 2 बचेगा, और 6 और 5 11, 11 और 2 13 और 5 18, यानी ये 9 से कट रहा है, तो यानी एकदम क्या सही हो जाएगा? 7 एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 93 में, तो इसमें बोला है, अब दोस्तों ये दिया हुआ है, तो 7√11 प्लस 3√11 गुणा 3√11 प्लस 9√11 माइनस 36 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 और 3 10√11 गुणा 9 3 12√11 माइनस के 36 का स्क्वायर, यही तो दिया हुआ है। तो 12 का 10 में मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 120। और 11 का जब दोस्तों ये अंडर रूट 11 आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये क्या हो जाएगा? 11। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। ठीक है, इसका जब 12 का 11 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1320 में से 1296 माइनस करेंगे, ये 24। ऑप्शन नंबर डी। क्या बचेगा? 24। ये 20 और 4 24। अब शिखा एक काम को 45 दिनों में कर सकती है, जबकि दीप्ति उसी काम को 27 दिनों में कर सकती है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ये 45 दिन में शिखा कर सकती है और दीप्ति उसे कितने दिनों में कर सकती है? 27 दिनों में। इसे ऐसे भी कर सकते हैं 45 × 27 बट्टे 45 + 27। ठीक है, अपन अगर इसका एलसीएम निकालें तो 9 5 45 और 9 3 27 यानी 15। 3 तो इसमें आ ही रहा है पहले से। 3 9 3 27 5, 27 5 कितना होता है? और 20 में 100 7 5 35, 27 5 135। इसे देखें तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 4 3 12, यानी ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 5 और 3 8, दोनों मिलकर 135 बट्टे 8 करेंगे। 135 बट्टे 8 यानी 8 एकम 8 बचा कितना? 5। 8 6 48 बचा 16 सही 7 बट्टे 8। ऑप्शन नंबर क्या बेहतर है? ये 22.5 दिया है। गलत है दोस्तों, इसमें आएगा 16 सही 7 बट्टे 8। 16 सही 7 बट्टे 8। ठीक है ना, अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 95 में। ए बी की तुलना में 3 गुना गति से कार्य करता है। ए और बी ये दोनों है। ए बी की तुलना में 3 गुना गति से कार्य करता है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, ए 3 गुना और बी 1 गुना, और क्या बोला? एक साथ वे 21 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। तो 3 1 4, 4 एफिशिएंसी वो किसी कितने दिनों में कर सकते हैं? 21। यानी टोटल काम कितना होगा? 84। अब क्या बोला? ए अकेले कितने दिनों में कार्य करेगा? ए अकेले 3 से भाग लगा दो, 3 दूनी 6 और 3 8 24 यानी 28 दिन में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बोला भाई क्या बोलते हैं 96 में,
एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों एक बात बताइए, साधारण वर्ष, ठीक है, और लीप वर्ष, इसमें कितने दिन होते हैं? साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, ठीक है, इतने दिन होते हैं। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है, तो एक चीज देखते हैं अपन, कितने सोमवार आएंगे? उतने ही सोमवार आएंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 5 35 और 7 दूनी 14, यानी एक एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? एक एक्स्ट्रा, मतलब एक रिमाइंडर बच रहा है शेषफल। इसमें लगाएंगे 7 से, तो ये 2 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 2 शेषफल। इसका मतलब एक साधारण वर्ष में 52 सोमवार होंगे और एक लीप वर्ष में भी 52 सोमवार होंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक बात बताइए, अगर जो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, इसमें भी अगर सोमवार आ गया, इसमें भी सोमवार आ गया, तो 53 होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/7, यानी जो 7 दिन होते हैं हफ्ते के, 7 में से अगर एक सोमवार आ गया तो 1/7 प्रायिकता हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/7, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर इसमें, क्योंकि इसमें साधारण वर्ष पूछा है, या पूछा है ना साधारण वर्ष बोला है, लेकिन अगर इसमें लीप ईयर होता, लीप वर्ष पूछा होता, तो 7 में से 2 की प्रायिकता, तो 2/7 हो जाती इसमें लीप वर्ष में, ठीक है, आंसर 2/7 हो जाता। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें बोला एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी के समद्विभाजक बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। मतलब ये एक त्रिभुज है ए बी और सी, उसके कोण ए तथा कोण बी के समद्विभाजक, यानी ये बिंदु ए पर ओ पर एक दूसरे में, ओ ऊपर बना देता हूँ, ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है? यदि कोण ओ ए बी बराबर 30 डिग्री, क्या होगा? ये बैक हो रहा है बार बार, ये कोई ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ से हट गए, ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है? इसके ये जो समद्विभाजक है ये ओ पे मिलते हैं, ठीक है। आगे बोला है यदि कोण ओ ए बी बराबर 30 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, और ओ बी ए बराबर 40 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री। अब दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 70 माइनस करेंगे, 430, तो बचेगा 110 डिग्री। तो ये कितना होगा? 110 डिग्री। लेकिन दोस्तों अपन ने पढ़ा है कोण ए ओ बी जब अपन निकालते हैं, ए ओ बी यानी ये वाला निकालते हैं, तो अपन क्या करते थे? अपन क्या करते थे? 90 प्लस कोण सी बाई 2, यही तो करते थे। तो ए और बी की वैल्यू कितनी है? 110 बराबर 90 प्लस कोण सी बाई 2, यानी ये वाला पूछा है, ए सी बी ही तो पूछा है, ये ए सी बी, ठीक है, सी बाई 2। अब 90 में 110 में से 90 जाएगा तो बचा 20, और बराबर कोण सी बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई होता है, कोण सी बराबर क्या होगा? 40, ऑप्शन नंबर डी। ये कितना हो जाएगा? 40, 40, ठीक है। आगे देखें तो इसमें बोला है 98 में 11, 10, 18 और 51 तो 200। इसमें दोस्तों कोई ट्रिक लग रही है क्या? देखो 11 एकम 11 गुणा 1 माइनस का 1, गुणा 2 माइनस का 2, गुणा, हाँ देखो, गुणा 3 माइनस का 3, यानी गुणा 11 गुणा 1, यानी 11 माइनस 1 कर दिया तो 10, 10 दूनी 20 में से 2 घटाया 18, 18 तीजा 18 ती 54 में से 3 गया 51, ऐसे ही 51 चुक एक 204, 204 में से 4 गया 200। अब 200 का 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 1000 में से 5 घट जाएगा 995, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखो, अब दोस्तों आगे इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में बोला है यदि ए बराबर, बराबर ये लिखा है ए 2a प्लस 3b ए प्लस 6b बराबर, और बी बराबर ये दिया हुआ है, दो बिंदु ए और बीच की दूरी पूछा है, यानी ये ए है बिंदु, ये कोई बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी पूछी है, ठीक है। तो इनके इन दोनों के बीच की दूरी मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 2a प्लस 3b ए प्लस 6b, ठीक है, 6b। अब यहाँ पे क्या हुआ? 3a प्लस 4b 2a प्लस 5b, ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है x2
माइनस के x1 का, देखो मैंने ऊपर लिख दिया है, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें नीचे बता देता हूँ, ये जगह खाली है, ठीक है, आप समझो इसे अच्छी तरह से। संख्या क्या लिखी है, 2a प्लस 3b a प्लस 6b, यही तो लिखा था a की जगह, b की जगह क्या लिखा था, b की जगह लिखा हुआ था 3a प्लस 4b 2a प्लस 5b, ये लिखा हुआ था। अब दोस्तों मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, यही तो बताया था मैंने। अब दोस्तों x2 माइनस x1 जब 3a में से 2a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये a, ठीक है, और जब 4b में से 3b माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, b प्लस का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस, अब ये देखो 2a में से जब a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a, ठीक है, और ये 5b में से अगर 6b माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, माइनस का b का स्क्वायर, ये बचा दोस्तों, ठीक है। अब अगर ये बचा हुआ है तो एक बात बताइए मुझे, इसे अपन सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया, बस आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों ब्लैंक से कैसे आगे पीछे, अब ये 5 सितंबर की शिफ्ट 3 आ गई। तो दोस्तों इस तरह अपने 5 सितंबर 2023 के शिफ्ट 2 के जो भी 65 क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग के हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करूँगा आपको समझ आया होगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, राधे राधे।